हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर किया था। अब नेक्स्ट जो इसके अभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 2 के, वो टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय, अलग अलग माइंडसेट के, कल्चर, एज, जेंडर, इन तरीके के एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं तो उसके क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अलग अलग व्यूज़ होंगे क्योंकि अलग अलग उनका बैकग्राउंड होगा, तो इससे क्या होगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। कोई उस चीज़ पे एग्री नहीं करेगा क्योंकि दोनों के माइंडसेट जो होंगे वो अलग होंगे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़। मे इफ़ेक्ट टीम वर्क एंड द प्रोडक्टिविटी। इससे हम जो टीम वर्क है एंड प्रोडक्टिविटी है उन दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका जो माइंडसेट है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो उनका व्यू अलग है, तो वो एक टीम में वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी इफ़ेक्ट होगी। फिर आता है जेंडर प्रेफरेंसेस। मोर वुमेन्स इन द वर्क प्लेस रिक्वायर्ड। जो वुमेन्स होती हैं उनको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए होते हैं, मैटरनिटी लीव चाहिए होती है और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो इस तरीके से जेंडर प्रेफरेंस हो जाएगी कि अगर जो फीमेल एम्प्लॉय जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाएगा ओवर द मेल बेनिफिट, जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग। फिर आता है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो वो फील करेंगे लेफ़्ट आउट, और इससे क्या होगा, वो लो मतलब जो उनका मोटिवेशन है वो लो हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट करेगी, उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी लो हो जाएगा। तो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर के हैं। अगर वो किसी और कल्चर के होंगे तो लेफ़्ट आउट फील करेंगे, ये एक चैलेंज आ सकता है। फिर आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस मतलब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रेफर करेंगे कि अपना ओल्ड जो वे है वर्किंग का उसको प्रेफर करेंगे, तो इसलिए इसमें ये आएगा कि वो रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाएंगे। फिर आता है मे रसिस्ट टू न्यू आइडियाज़ एंड डाइवर्सिफाइड टीम। वो कोशिश करेंगे कि वो न्यू आइडियाज़ को ना ही लें और जो उनका ओल्ड तरीका है उस पर ही वो वर्क करें। फिर आता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। पीपल जो होते हैं अलग अलग जो बोलते हैं, समझते हैं अलग अलग तरीके से, वो डिफरेंट हो जाएगा बोलने का, समझने का तरीका। फिर आता है कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एट वर्क, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वर्क प्लेस पे। फिर आता है नीड फॉर ट्रेनिंग। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि जो उनमें डिफरेंसेस हैं। अब कोई किसी और कल्चर का है, वो उस चीज़ में परफेक्ट है, बट वो दूसरे कल्चर से हम लोगों को लेंगे, शायद उनका जो माइंडसेट है, उनकी स्किल्स ये वाली नहीं हो, तो उनके लिए जो है ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और वर्किंग इन इंक्लूसिव टीम, ताकि वो एक टीम में काम कर सके, इसलिए ट्रेनिंग की एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है, उन सबको एक सिमिलर वर्क के लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए। फिर आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग समझते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है गिविंग एम्प्लॉय को पावर देना, अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एंड रिसोर्सेज देना, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को पावर देना, उसको अथॉरिटी देना, कुछ जिम्मेदारी देना, कुछ रिसोर्सेज देना, उनको फ्रीडम देना ताकि वो डिसीजंस ले सकें, एंड एबिलिटी टू सॉल्व वर्क, जो वर्क प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की एक एबिलिटी भी उनको प्रोवाइड करना। फिर आता है एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ बिकम। जब एम्पावर्ड हो जाते हैं, मतलब उनको पावर मिल जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एम्प्लॉयज़ वो सेल्फ डायरेक्टेड बन जाते हैं, मतलब उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो डिसीजंस खुद ले सकते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाते हैं, वो अपने जो उनके वर्क है उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल। फिर आता है मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोडक्टिव। जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब अथॉरिटी उनको पावर दे देती है डिसीजंस लेने की, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, तो इसमें हेल्प करता है। इट हेल्प एम्प्लॉयज़ यूज़ देयर फुल पोटेंशियल एट वर्क। तो ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो अपना अच्छे से काम कर सके, क्योंकि उनके पास सारे राइट्स हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम है, वो अपने सारे डिसीजंस ले सकते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। अब बात करते हैं ये एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट की क्यों ज़रूरत है, नीड क्या है। फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज करता जा रहा है, तो इसके लिए ये है कि जो बिजनेसेस हैं हमारे वो क्विकली चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अब कोई भी डिसीजंस लेना हो तो ये नहीं है कि टॉप लेवल जो हमारी अथॉरिटी है उनसे हमें परमिशन लेनी है,
फिर उससे भी ऊपर जो एक CEO हैं उनसे परमिशन लेनी है। तो ये बहुत जो प्रोसेस है बहुत डिले हो जाता है डिसीजंस लेने में। और जैसे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फास्ट चेंजिंग है, तो इसके लिए जो डिसीजंस हैं वो क्विक लेने होंगे। तो इसके लिए हर अथॉरिटी, जो हर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्राई करती है अपने एम्प्लॉयज़ को पावर दे सके कि वो डिसीजंस लें। फिर आता है ओल्ड सिस्टम जो है, जहाँ पर सारे डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत स्लो होते थे पहले। अब जो ओल्ड हमारा सिस्टम है उसमें क्या होता था कि हर एक लेवल से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो था। अब फास्ट चेंजिंग में ये प्रॉब्लम आएगी कि हम इतना स्लो स्टेप्स को नहीं फॉलो कर सकते। हमें एक फास्ट एक मेथड चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय खुद डिसीजंस ले सके। तो एम्प्लॉय को अथॉरिटी चाहिए होती थी ताकि वो अपने फास्ट डिसीजंस ले सके और कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। फिर आता है न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जिसमें एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वर्क को हैंडल करने की विदाउट सुपरविज़न के। वो उसको सुपरविज़न की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीज़न को, अपने जो वर्क है, अपने डिसीजंस ले सके और अपने वर्क को हैंडल कर सके। ओल्ड जो कंट्रोल मेथड था, इससे क्या होता था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्क नहीं कर सकता जो पहले का कंट्रोल मेथड था। फिर आता है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। जो एम्प्लॉय हैं आज के, वो एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा सैलरी और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। उसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन, रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो भी कंपनी में डिसीजंस ले जा रहे हो वो एम्प्लॉयज़ ट्राई करते हैं कि उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन हो। तो इस वजह से एम्प्लॉय को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्पावरमेंट क्या करता है, एम्प्लॉय को एक मोटिवेटेड और इन्वॉल्व रखता है इन द ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में और उनके डिसीजंस मेकिंग में। फिर आता है स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट। एम्पावर जो एम्प्लॉय होता है वो लर्न करता है, ग्रो करता है बाय मेकिंग डिसीजंस लेता है और लर्न करता है उन चीज़ों से और ग्रो करता है। ये हेल्प करता है कंपनी को फ्यूचर लीडर्स बनाने में। जब हम किसी कंपनी में के एम्प्लॉय को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, उसको इतनी पावर दे देंगे कि वो डिसीजंस खुद ले सके, सारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके, तो उसका जो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, हम उसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी रेडी कर रहे हैं, फ्यूचर लीडर बना रहे हैं। फिर आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। पहले तो हमने पढ़ा उसकी ज़रूरत क्या है, अब पढ़ते हैं हम बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि हम एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकें। एम्प्लॉय जो होता है फील ट्रस्ट, उसको ये फील होगा कि वो विश्वास लायक है एंड वो स्टे मोटिवेटेड, मतलब वो मोटिवेटेड भी रहेगा। दे इन्जॉय मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क। वो इन्जॉय कर पाएंगे, अच्छे से अपना कंट्रोल होगा उन पे वर्क पे। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कोई सुपरवाइज कर रहा है, उनको इतना बर्डन है, तो वो अपने काम को खुद से ही कर पाएंगे, अपने डिसीजंस ले पाएंगे। फिर आता है इम्प्रूव क्रिएटिविटी। जब हम एम्पावर करते हैं एम्प्लॉय को, तो इससे क्या होता है, नए आइडियाज़ आते हैं, न्यू कमिटमेंट शो होती हैं। फिर आता है हमारा बेटर रिलेशनशिप। इससे हम मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। हायर क्वालिटी वर्क। जब हम एम्प्लॉय को एम्पावर कर देते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत क्विकली और स्मूथ हो जाता है, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को डिलीवर कर पाती है। फिर आता है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय फील करते हैं वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबल, कि एम्प्लॉय ऐसा फील करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, उनकी भी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है। इसका बेनिफिट ये है कि इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, इसमें मैनेजमेंट का टाइम सेव होता है। जो मिडल मैनेजर होते हैं उनका रोल इसमें कम हो जाता है, क्योंकि सारे डिसीजंस एम्प्लॉय सेल्फ सफिशिएंट होता है और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। इसमें लेस वेस्ट होता है और फ्यू मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो है मिसयूज़ ऑफ पावर। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं और अपने काम से बच जाते हैं, मतलब अपना काम से अवॉइड करते हैं। फिर आता है हायर ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग ज़रूरी होती है किसी को भी एम्पावर करने के लिए, उनको पावर्स देने के लिए, उनको इतना स्किल बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर आता है पुअर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एम्प्लॉय में लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो कुछ गलत डिसीजंस, कुछ गलत चॉइसेस चूज़ कर सकता है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। इसमें क्या होता है, कुछ रिस्क ऑफ सेंसिटिविटी, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिस्टेकनली शेयर हो जाती है बाय द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पावर होगी, तो इसका ये चांस हो सकता है कि वो जो कॉन्फिडेंशियल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस्टेकनली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन शेयर हो जाती हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मीनिंग क्या है? डाउन साइजिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ रिड्यूस करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग सर्टेन जॉब्स एंड पोजीशन। कुछ अपनी जॉब्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसको और उनकी पोजीशंस को कम करके, मतलब डाउन साइजिंग करना। डाउन साइजिंग मतलब साइज़ को कम करना ऑर्गेनाइजेशन का बाय रिड्यूसिंग द पोस्ट एंड द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्लान्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होता है, मतलब इसको प्लानिंग की जाती है बाय द मैनेजमेंट, जो कि नॉन कोर एक्टिविटीज़ को हटा दिया जाता है। जो कोर नहीं है, मतलब जो एक किसी कंपनी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को हटा दिया जाता है इस प्रोसेस में। HRM में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्टाफ होता है उसको हटा दिया जाता है ताकि जो इम्प्रूव कर सकें हम वर्क की एफिशिएंसी। और ये लीड करता है सेपरेशन ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं, सरप्लस एम्प्लॉयज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सेपरेट कर देता है, मतलब उनको अलग कर देता है। अब बात करते हैं डाउन साइजिंग की क्यों ज़रूरत है, नीड फॉर डाउन साइजिंग। सबसे पहले ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग की वजह से क्या होता है कि ड्यू टू फॉल्टी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्टाफ हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से नहीं होती है। एग्जांपल है जैसे सेल में 1,70,000 एम्प्लॉयज़ हैं, बट वहाँ सिर्फ 1 लाख एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। 70,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवर स्टाफ है वहाँ पर। तो डाउन साइजिंग में इन 70,000 एम्प्लॉयज़ को वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देंगे। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। इससे क्या होता है, जो मैन और मशीन जो रेशो होता है, मैन का और मशीन का रेशो, वो इंक्रीज़ होता है, वो चेंज होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो मशीनों का वर्क ज़्यादा हो जाता है, मैन का कम रहता है। तो इसमें जो होता है कि वो डाउन साइजिंग कर देते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं। फिर आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का बिज़नेस होता है कि कुछ जो रोल होते हैं वो ऐसे रोल होते हैं कि वो हम बाहर से भी हायर कर सकते हैं, वो हमें अपनी कंपनी में उसको नहीं हायर करने की ज़रूरत है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डाउन साइजिंग की कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसा क्रिएट इनसिक्योरिटी, लोअर मॉरल एंड इंक्रीज स्ट्रेस अमॉन्ग द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है कि अगर हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग कर रही है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ अपने जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को हटा रही है, तो इसमें क्या होगा, इनसिक्योरिटी होगी, तो जो हमारा मोरल है वो कम हो जाएगा। इसका ये भी होता है कि हम लॉस ऑफ स्किल्ड एंड द कॉम्पिटेंट, जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो स्किल्ड हैं, उनको भी हम कई बार हटा देते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्किल वर्कर है वो भी हम खो देते हैं। उसके अलावा फिर आता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट भी इसका एक डिसएडवांटेज है, जिसमें कि ये फियर होता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिए जाएंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस जो होती है वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं और वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं टाइप्स क्या हैं डाउन साइजिंग के। डाउन साइजिंग किस तरीके से की जा सकती है? सबसे पहला काम आता है रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब होते हैं एम्प्लॉयज़ को अपने कम कर देना, जैसे कि ले ऑफ वर्कर्स को हटा देना, अर्ली रिटायरमेंट दे देना उनको, या फिर स्टॉप कर देना न्यू हायरिंग, और नए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेना। एम्प्लॉयज़ को जो हटा देना, उनको मूव कर देना क्रिटिकल रोल पे, जो मुश्किल काम है उस पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा शिफ्ट कर देना। फिर आता है आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट विद द एक्सेस स्टाफ। जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टाफ है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर आता है कि डन थ्रू ले ऑफ पेंशन प्लान्स एंड द नेचुरल एट्रिएशन रेट। इसका मतलब होता है कि जो डाउन साइजिंग की जाती है बाय रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स। इसका मतलब है कि हम कर देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, पेंशन प्लान चेंज कर देते हैं, और नेचुरल एट्रिएशन भी होते हैं जिस वजह से वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। तो ये होता है रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स। फिर आता है रीडिज़ाइनिंग वर्क। इसमें क्या होता है, हम काम को रीडिज़ाइन कर देते हैं, मतलब काम को इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं कि उस पर अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी पहले, अब उसके अंदर सिर्फ 5 पर्सनस की रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने वर्क को ही रीडिज़ाइन कर दिया। जब उस पर एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है तो वो एम्प्लॉयज़ अपने आप ही हट जाएंगे उस काम से। फिर आता है एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क एंड द जॉब रोल। इसमें अननेसेसरी जो टास्क होता है उसको हटा दिया जाता है। मर्ज कर देते हैं हम ड्यूटीज़ को, रिस्ट्रक्चर कर देते हैं टर्म्स। फॉर एग्जांपल पहले एक काम करने के लिए 2 टीम थी 10 पीपल्स की, बट अब क्या किया कि एक ही काम
दोनों काम एक ही टीम को दे दिए। तो इसमें क्या हुआ, जो एक टीम थी पूरे 10 पर्सन्स की, वो ओवर स्टाफ हो गई। अब उनका कोई काम नहीं है क्योंकि ओवर बर्डन कर दिया, उसी टीम को दोनों वर्क दे दिए। आता है ऑफन यूज्ड इन मर्जर एंड, ये ज़्यादातर क्या होता है, हम रीडिज़ाइन जब करते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर हो रखा होता है या फिर उसमें कोई चेंजेस होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या होता है, मर्जिंग कर देते हैं हम यूनिट्स को, चेंज कर देते हैं हम वर्किंग आवर्स को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ HR इन डाउन साइजिंग। जो HR होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसका रोल क्या होता है। तो ट्राई अल्टरनेटिव फर्स्ट, रीडेवलपमेंट, वर्क शेयरिंग एंड डाउन ग्रेडिंग। ये किया, सबसे पहले वो ट्राई करते हैं अल्टरनेटिव, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें HR का रोल ये होता है कि HR सबसे पहले अल्टरनेटिव्स को ट्राई करता है कि वो रीडिप्लॉयमेंट कर सकता है, वर्क शेयरिंग कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को पहले HR जो है वो ट्राई करता है। फिर आता है इंश्योर करता है क्लियर कम्युनिकेशन हो, कोई ह्यूमर या फिर हमारे स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। फिर आता है कन्विंस करता है ट्रेड यूनियंस को गेन देयर सपोर्ट। फिर कन्विंस करता है ट्रेड जो यूनियन है एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट में वर्क करती हैं और उनसे सपोर्ट गेन करने की कोशिश करता है। फिर सपोर्ट एम्प्लॉय बीइंग लेड ऑफ, मतलब सपोर्ट करता है एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने में, मतलब उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है, उनको जॉब सर्च करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रीसाइजिंग, राइट साइजिंग एंड रॉन्ग साइजिंग क्या होता है। राइट साइजिंग का मतलब क्या है और रॉन्ग साइजिंग का मतलब क्या है। राइट साइजिंग होता है जब वर्कफोर्स कंपनी की स्ट्रैटेजी अलाइन होती है, कंपनी की स्ट्रैटेजीज जो होती हैं गोल्स और रिसोर्सेज से वर्कफोर्स अलाइन होती हैं कंपनी के, मतलब सेम गोल होता है उनका, सेम स्ट्रैटेजी होती है, सेम रिसोर्सेज पर वर्क कर रही होती है। रॉन्ग साइजिंग क्या होता है, हम कटिंग कर देते हैं जॉब की विदाउट प्लानिंग। हम रॉन्ग साइजिंग का मतलब है, रॉन्ग मतलब गलत तरीके से हम विदाउट प्लानिंग के जॉब्स को कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है इंपॉर्टेंट स्टाफ एंड रोल्स जो होते हैं हमारे वो कंपनी से हट जाते हैं। अब ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसकी सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे क्रिएट कर दिया, वहाँ से जाके किसी भी वीडियो पे क्लिक करके पार्ट वाइज देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।